नमस्कार, मैं हूं नरपाल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजस्थान अंता के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया 80% के पार गई है। बम्पर वोटिंग है अंता के उपचुनाव के अंदर हुई है। अब अंता के उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है तो अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर इस बार चुनाव जीतने की ओर कौन है, निर्दलीय है, बीजेपी है या फिर कांग्रेस है। तमाम सवाल हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की ओर से हितेंद्र शर्मा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कांग्रेस की ओर से संजय शर्मा जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हितेंद्र जी, शुरुआत आपसे करेंगे। सत्ता में बैठी सरकार आपकी है, लगता है क्या इस बार बम्पर वोटिंग का फायदा आपको मिलेगा? हितेंद्र जी, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है, आपकी ऑडियो आ नहीं पा रही है। ठीक है, संजय जी की ओर रुख करते हैं। संजय जी, एक बार आपसे हम शुरुआत कर लेते हैं कि क्या लगता है इस बार बम्पर वोटिंग का फायदा कांग्रेस को कितना मिलने वाला है? नमस्कार अमित जी। जी। सबसे पहले तो अंता के संपूर्ण मतदाताओं का बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में, महापर्व में हिस्सा लिया। 2,28,264 कुल मतदाताओं में से 1,83,341 मतदाताओं ने संविधान की देवी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग किया। और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि अंता की जनता आमतौर पर अच्छा वोट करती है। ये हमने जी। पिछले 2 बार से देखा है। पिछले 2 बार भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वोटिंग का जो परसेंटेज था वो 80 के ऊपर गया था। तो इस बार भी 80.25% ये गया है। तो बहुत सुखद तस्वीर है, बहुत अच्छी बात है। कुछ इस बार मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी वोटिंग का कारण ये भी था कि मुकाबला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से लड़ा गया। चाहे जी। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा की तरफ से हो, और निर्दलीय ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। तो एक अच्छे माहौल में चुनाव लड़ा गया। तो उससे भी जनता इंप्रेस होके लोग घरों से निकलते हैं और वोटिंग बढ़ती है। जहां तक बात सर आपने कांग्रेस पार्टी की करी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस बात का पूरा भरोसा था पहले भी और आज भी है कि हमने जो चुनाव लड़ा, बेसिकली ये भाजपा की जो ये 21-22 महीनों की जो ये कुशासन वाली और करप्ट सरकार है, जो हर मोर्चे पर विफल है। चाहे महिला अत्याचार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, महंगाई हो, करप्शन हो, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने मुट्ठी खाई है। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता का एक जो विश्वास होता है मुख्यमंत्री में, उनके मंत्रियों में, सरकार में, कहीं कुछ रहा नहीं है। सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। पुलिस थानों में सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हुए जनता ने ये महसूस किया कि इस बार अगर इनको झटका देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं भाजपा की, आरएसएस की, इनका जी। लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। और प्रमोद जैन भाया के साथ उनका रिपोर्ट कार्ड है। भाया साहब वहां 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार एमएलए रहते हुए उन्होंने वहां बहुत अच्छे काम भी किए। तो जनता इन सब मुद्दों को देखते हुए वोट डालने बूथ पर आई है। और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि अंता जो है कांग्रेस जीतने जा रही है, अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है, क्योंकि हमने इश्यूज पे चुनाव लड़ा है। हमने कोई नेगेटिव जी। प्रचार नहीं किया है। उल्टा हमारे खिलाफ बहुत तरह की बातें की गई, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो। हमारे जी। तरफ निजी सूताकशी करी गई, हमारे को लेके बहुत सी बातें कही गई। पर हमने केवल चुनाव लड़ा इश्यूज के ऊपर, और इसका ही हमें परिणाम में असर देखने को मिलेगा। और ठीक है मैं काफी संजय जी, थोड़ा आशान्वित आगे हूँ। बढ़ते हैं। हितेंद्र जी से भी एक बार जवाब ले लेते हैं शुरुआत के अंदर। हितेंद्र जी, अब तक अगर आवाज आ पा रही है तो जी शुरुआती दौर में रुझान काफी, अगर रुझान हम ये कहें कि, या फिर ये कहें कि लगातार बड़ा बदलाव है अंता के अंदर देखा गया है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या लगता है कि इसका फायदा कितना आपको मिलेगा? देखिए, सबसे पहले अंता की देवतुल्य जनता को हम आभार प्रकट करना चाहेंगे इस मतदान के लिए कि उन्होंने हमारी सरकार में, पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके बम्पर वोटिंग करी। यहाँ का ट्रेंड ही इस तरह का रहा है, हमारे हाड़ौती का, विशेष करके अंता का। यहाँ पे 80% के लगभग, पिछली बार भी 81% वोटिंग हुई थी, इस जी। बार भी लगभग उतनी ही वोटिंग हुई है। और वही परिणाम वापिस आने वाले हैं जो पिछली बार आए थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत यहाँ पे होगी। हमने जनता की राय को ध्यान में रखते हुए हमको वहां पे प्रत्याशी उतारा। स्थानीय प्रत्याशी है, सरल है, सौम्य है और जमीन से जुड़े हुए हमारे
एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। इसी वजह से वहां में जनता में उत्साह था, हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस में फूट थी, जग जाहिर बात है, कांग्रेस की कार्यकर्ता एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे, कांग्रेस की बागी वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, और जो परिणाम देवली उनियारा में इस तरह की परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ था, वो की वही परिणाम यहाँ भी आएगा और कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं रहेगी। हितेन जी, बात कर लें, सोशल मीडिया पर कई चैनल्स के लिए सर्वेज हैं वो सामने आ रहे हैं। सर्वेज में कई चीज़ निकल कर के सामने आ रही है। एक चैनल का सर्वे है जिसमें नरेश मीणा को लगभग 33% वोट, बीजेपी को लगभग 32.69% वोट और कांग्रेस को 31% के वोट के आसपास दिखाया गया है। तो शुरुआत में दोनों आप लोगों से सवाल यही रहेगा मेरा। सबसे पहले हितेन जी, एक बार आप इस पर जवाब दीजिए। देखिए, ये काल्पनिक सर्वे हैं, अपने अपने हिसाब से आजकल सोशल मीडिया पे बना के लोग इस तरह की चीजें चलाते रहते हैं, मगर इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हम लोगों ने वहां पे खुद में जमीन पे वहां पे काम करके आया हूँ। चुनाव में काफी लंबा समय हम लोगों ने यहाँ गुजारा था। जनता में उत्साह था, जनता स्वतः स्फूर्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने के लिए निकली है, और बम्पर वोटिंग जो हुई है उसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हमारी एक बड़ी जीत होने वाली है। कांग्रेस के वोट आपस में ही कट गए, बट गए। हम लोग इंटेक्ट थे, हमारे नेता, कार्यकर्ता और सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे। कांग्रेस में बिखराव था। ठीक है संजय जी, एक बार आप इस पर जवाब क्या देंगे? देखिए रौनक जी, आजकल एग्जिट पोल तो हमने कई बार देखा है कि अपनी विश्वसनीयता लगभग खो चुके हैं। कई एजेंसियों ने तो एग्जिट पोल जो पहले अच्छा करती थी उन्होंने करना बंद ही कर दी है। तो ये सोशल मीडिया पे या किसी भावना से, किसी मतलब एक प्रेरित जो कह सकते हैं अपन, एक एग्जिट पोल होते हैं, उनको तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक बात ये अभी कर रहे थे बीजेपी के हमारे साथी प्रवक्ता कि इनका वोटर इंटैक्ट था, हमारे बिखराव था, इनको मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये जो जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं निर्दलीय, वो हमारा बागी नहीं है, वो कभी हमारी पार्टी में था नहीं। ठीक है। और दूसरी बात माइक्रो मैनेजमेंट की बताना चाहूंगा आपको। हमारे हर ग्राम पंचायत में हमने 3 ऑब्जर्वर बनाए, हर ग्राम पंचायत में 3 नेताओं को हमने लगाया। डोर टू डोर कैंपेन की बात हो, जनसभाओं की बात हो, ये भाजपा वाले बात कर रहे हैं, इनके नामांकन में सिर्फ दुष्यंत सिंह जी थे, हमारे नामांकन रैली में सारी कांग्रेस थी, हमारे रोड शोज हुए, पब्लिक रैलीज हुई, हर जगह में इनसे आगे रहे। और देखिए, ये तो कपोल कल्पित बातें होती है कि हम जीतने वाले हैं, हम बहुत बड़े मार्जिन से। ये सामने आ जाएगा, 14 तारीख पास आ रही है। जनता को ये पता है कि 22 महीनों की करप्ट पार्टी सरकार यहाँ पे चल रही है, जिनको पब्लिक से कोई लेना हितेन जी देना से नहीं। जवाब ले लेते हैं। हितेन जी से एक बार जवाब ले लेते हैं आपके इसका। हितेन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, संजय भाई कह रहे हैं कि वो इनकी पार्टी का कभी हिस्सा ही नहीं थे। जब वो इनका हिस्सा ही नहीं थे तो इन्होंने बाहर किससे निकाला उनको? आप ही की पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर निकालने के लिए लेटर जारी करा था ना। जब वो आपका हिस्सा ही नहीं है, आप और मैं एक परिवार ही नहीं है, तो अपन एक दूसरे को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? वो आप ही के परिवार के व्यक्ति थे। कह रहे हैं कि हम भारत हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, और आपने खुद उनको पार्टी से निकालकर इस चीज को सिद्ध करा था कि वो आपकी पार्टी के सदस्य थे, आपकी पार्टी का एक अभिन्न हिस्सा थे। आप लोग इस चीज को मानने को लिए थोड़ी तथ्यात्मक बात कीजिए। आपने किस बेस पे बाहर निकाला उनको पार्टी से? वो आपके सदस्य नहीं थे ना। आप कह रहे हैं कि वो आपके सदस्य नहीं थे। जब वो आपके सदस्य नहीं थे तो आपने उनको पार्टी से बाहर क्यों निकाला फिर? मैं जवाब दूं। जी जी बिल्कुल। देखिए रौनक जी, कोई भी इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, जो कोई एक छोटे से काम के लिए पार्टी में आ जाते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी कभी भी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं रहे। एक बात अलग है, वो कहते हैं कि जिस समुदाय से मैं आता हूँ वो कांग्रेस का वोटर रहा है, वो बात समझ में आती है, बट उनको ये कह देना किसी पद पे थे, पार्टी से भाई। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, पार्टी से एक्सपेल करने की बात जहां तक है, अगर वो पार्टी में कुछ समय के लिए आए भी थे और जिस तरह से उन्होंने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और पार्टी को नुकसान पहुंचाया, तो हमने एक्सपेल कर दिया। आप बताइए किस पद पे थे वो? हमने किसी पदाधिकारी उनको पद पे लिया नहीं था, ना वो कोई प्राथमिक सदस्य रहे। पीसीसी में एक बार आए थे अपने कुछ समर्थकों को लेकर, और अगर कोई नेता गले में दुपट्टा डाल दे, इसका मतलब कोई पार्टी में आ नहीं जाता है। पार्टी में वही रहता है जिसके पास उस पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप होती है, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के पास आज दिन तक नहीं है। और दूसरी बात जो मैं वापस आपसे कहना चाहता हूं, आप जो ये दावा कर रहे हैं कि अंत में आप जीत गए हैं, देखिए मोरपाल सुमन जी तो कोई टक्कर में ही नहीं। और मैं आपको साफ बता रहा हूं, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में है। मोरपाल जी का कोई साथ नहीं दे रहा है, इनको किसी भी लेवल पे नेताओं का सहारा नहीं है।
ना कोई आपके कैबिनेट मंत्री यहाँ पे गए, आपके मंत्री बिहार में घूम रहे थे, यहाँ कोई नहीं था। कांग्रेस पार्टी ए टू जी सारे नेता सारे कार्यकर्ता अंता में थे, डेरा जमाए हुए थे, लोगों से संपर्क कर रहे थे, और इस बम्पर वोटिंग से कांग्रेस पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से हम लोग ये सीट जीतने जा रहे हैं। संजय जी, अगर आप जीत रहे हैं, हितेन जी अगर आप क्या मानेंगे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी में ये कांग्रेस तो साफ कह रही है कि भाई वो कभी पार्टी के सदस्य थे नहीं, आप ये बोल रहे हैं जब पार्टी के देखिए, सदस्य नहीं थे तो फिर इनकी कैसे? खुद की बात में ही विरोधाभास है। वो पार्टी के सदस्य नहीं थे, उनको क्यों निकाला, किसने लिया, ये तो यही जाने। मगर मैंने जो मेरी बात कही थी, मैं उसको उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सकता हूँ कि कांग्रेस में यहाँ पे बहुत ज्यादा गुटबाजी, चरम पे गुटबाजी है। गहलोत साहब आए थे 8 तारीख को 9 तारीख की रैली करने के लिए, कार्यकर्ता लड़ रहे थे स्टेशन पे, मारपीट कर रहे थे एक दूसरे को, जिलाध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे रविंद्र त्यागी जी के साथ। वहां पे गहलोत साहब की मौजूदगी में स्थानीय नेता अपने अपने समर्थकों के साथ अपने अपने नारे लगा रहे थे वहां पे। हमारे यहाँ इस तरह की अनुशासनहीनता कभी नहीं होती। हम लोग एक साथ एक निर्णय पे, एक जाजम पे बैठ के काम करते हैं। कांग्रेस में लोग एक दूसरे की सरकुटोबल कर रहे हैं। ये सब कारण देखते हुए जनता ने, जब ये आपस में ही एक नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो जनता इन पे भरोसा कर ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सरकार के विकास पे जनता ने मोहर लगाई है और हम पिछली बार से भी अधिक मतों से जीतेंगे, संजय 100%। जी, अगर बात करें जैसे कि ये वीडियो सामने आया था, इससे पहले भी जब पर्यवेक्षक आए थे तब भी प्रहलाद गुंजल है और शांति धारीवाल, उनके समर्थकों के बीच में हल्की कहासुनी है, बहसबाजी है, मारपीट के वीडियोस भी सामने आए थे। आखिर ऐसा क्यों है कि कई बार वीडियो सामने आते हैं, फिर आप लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो उनका राइट है, बातचीत करें। बातचीत करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब बातचीत हाथापाई तक पहुंच जाए, मारपीट तक पहुंच जाए, तब पार्टी डिफेंड उसको कैसे करेगी? देखिए रौनक जी, उपद्रवी व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी भीड़ में जो एक नेता से मिलने आई है, जो 3 बार के सीएम साहब अगर आ रहे हैं, अगर उनसे मिलने आ रहे हैं, तो भीड़ में ऐसे तत्व आ जाते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हो सकता है ये तत्व बीजेपी में छोड़े, क्योंकि बीजेपी वाले करते हैं ऐसा काम, कई बार पकड़े भी जाते हैं, मार भी खाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है। ये काम ये करते हैं, लोग करते आए हैं। तो कोई अगर ऐसा कुछ वाकया हो जाता है तो उसको ये जोड़ के देखना कि गुटबाजी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं रौनक जी, आपने देखा होगा अभी इसी प्रचार के दौरान जब ये वसुंधरा जी और भजनलाल जी एक गाड़ी में सवार थे, जी आप सोचिए कितना हास्यास्पद था, कितना दुखद था कि इस सूबे की 2 बार की मुख्यमंत्री जो थी वसुंधरा जी, वो भजनलाल जी को नोट करवा रही थी कि समस्या लिखिए, अंत में बस नहीं आती, यहाँ पे कार नहीं हुए, यहाँ सड़कें नहीं बनी। तो ये तो इनका हाल है कि 22 महीने का शासन भजनलाल जी का, 2 बार की सीएम वसुंधरा जी रह ली, फिर भी अंता मूल चूल जो एक सुविधा मिलनी चाहिए वहां नहीं मिल पाई, नहीं, जिसमें कि ठीक है। इनका सांसद हमेशा इन्हीं का। आपने एक बात बोली कि पूर्व सीएम लिखवा रही है और सीएम लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हाल ही में भी कुछ वीडियोस ऐसे आए, ये वीडियो आए भी हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है कि ठीक है, अगर कोई बात बताई जा रही है, क्योंकि अनुभव के तौर पर अगर देखें तो वसुंधरा जी 2 बार की सीएम रही हैं, अगर कुछ चीज़ें बता रही हैं, अगर सीएम अगर नोट कर भी रहे हैं, तो उन सोशल मीडिया पर ये लिखा हुआ है कि इसमें क्या गलत है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति बताता है, अगर अशोक गहलोत बताते हैं, या अगर सचिन पायलट नोट करते हैं, या फिर कोई और नेता भी नोट करता है, तो गहलोत जी का अनुभव अपना ज़्यादा है और पायलट जी थोड़ा भी नहीं, उनका भी अनुभव है, बट वो भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं अभी। नहीं दौलत जी, मैं भजनलाल जी के उसको लिखने को गलत नहीं बता रहा, वो बहुत अच्छी बात है, जी लिखना चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सूबे की 2 बार के मुख्यमंत्री जिनके पुत्र जी वहां से लगातार सांसद बनते हैं, उनको लिखवाना क्या पड़ रहा है कि अंता में बस नहीं आती, अंता में सड़कें नहीं बनी हुई है, या पेयजल की समस्या है। तो जब ये विकास की पोल खुद ही खोल रहे हैं, तो किस बात का चुनाव लड़ रहे हैं? जी इनके विधायक यहाँ पे थे कंवरलाल मीणा जी, ये काम कोई जी करते नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान लीपापोती वाला काम करते हैं। तो जब ये विकास आधारित राजनीति कर ही नहीं सकते, तो जनता के बीच जाकर वोट मांगने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं, मैं ये कहना ठीक है, चाह रहा हूँ। आपने 2 सवाल काउंटर पे किए हैं, मैं 2 सवाल का जवाब हितेन जी से लेता हूं। हितेन जी, ऐसा क्या हुआ कि पूर्व सीएम के बोलने पर मुख्यमंत्री को नोट करना पड़ा? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जब कंवरलाल मीणा विधायक बने थे, वो 2 साल के लिए भी अगर विधायक रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्यों है कि काम हुआ नहीं है? विपक्ष लगातार सवाल ये करता है कि काम वहाँ हुआ नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती रही। कई ग्रामीणों ने तो गाँव में वोटिंग का बहिष्कार तक कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए रौनक भाई, 20 महीने के लिए लगभग कंवरलाल जी को वहां पे विधायक का कार्यकाल मिला। भाया जी जी 15 साल वहां से अंता से विधायक रहे हैं, 10 साल मंत्री रहे हैं। तो भाया जी की कोई जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है नहीं बनती है अंता की जनता के प्रति?
एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, संजय भाई कह रहे थे कि साहब उपद्रवी लोग आ जाते हैं और इस तरह की चीजें कर लेते हैं, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई झगड़े का। तो वो उपद्रवी में एक तो आपका निवर्तमान उप महापौर है सोनू कुरैशी, एक आपके जिलाध्यक्ष है रविंद्र त्यागी जी, एक आपके जिले के महासचिव है विपिन बरतुनिया जी, सब एक दूसरे को मार रहे थे गहलोत साहब के सामने वहां पे। आप इस चीज से झुठला नहीं सकते, नकार नहीं सकते कि आप लोग अराजक तत्वों का एक समूह है, कांग्रेस पार्टी अराजक तत्वों का एक समूह है जो समाज के सामाजिक सौहार्द को टॉपिक पे बिगाड़ रहे हैं, पार्टी वार्टी समाज पे का ब्लेम मत सामाजिक कीजिए। ताना बाना बिगाड़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, आपने जो बात की उस पर मैं जवाब लेता हूँ संजय जी। सर इनका ये जो बयान है कि हमारा ये जो पार्टी है वो उपद्रवी तत्वों का समूह है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। किसके हाथ रंगे हुए खून से किस आप चीज को जवाब आप दीजिए ना, देंगे? आप नहीं, जवाब मैं दीजिए कि बात आपके बता संजय जी जिलाध्यक्ष को मैंने आपका टोका उप नहीं दिया महापौर आपको, धक्का बहस मुक्की में कर बनिए, रहा है। टॉपिक पर रहिए। मैंने आपको टोका नहीं ना, मैंने टोका नहीं आपको, सुन लीजिए एक आप मिनट शांति हितेन से। जी, एक मिनट। सर सब जी ये बोलिए जानते बोलिए। हैं कि उपद्रव कराने से, दंगे कराने से वोट हासिल कौन करता है, हिंदू मुसलमान कौन करता है, किसका इतिहास बहुत मलिन रहा है, सब जानते हैं। हम प्रोग्रेसिव पार्टी है, हमारी विचारधारा प्रोग्रेसिव है, सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे मन में ऐसा नहीं है कि एक को आगे बढ़ा तो एक को धकेल दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो कह रहे हैं, अगर इनको इतना पता है हमारे बारे में, इतना ये एक तरह से रैकी करते हैं हमारे लोगों की कि वो वहां पे उप महापौर थे, जिलाध्यक्ष थे। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जब कोई बड़ा नेता स्टेशन पे या पब्लिक मार्ग के जरिए आता है तो थोड़ा बहुत हलचल कोई हो जाती है, ऐसी घटनाएं हो जाती है। इसको अगर आप गुटबाजी से जोड़ के देखेंगे तो आपकी बात में घटनाएं नहीं खूब होती है, संजय जी, एक बात जूतम मैं फेंको थोड़ा आपको भी आपसे खूब होती डिसएग्री है। करूंगा, एक बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। ठीक है, बड़े नेता आते हैं, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें हो जाती है, बट ऐसे वीडियोस पुराने वाले, जिस तरह आपको शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि जब पर्यवेक्षक आए थे तब भी ऐसे वीडियो सामने आए थे, उसमें साफ तौर पर उन वीडियोस में वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। और वर्तमान में भी जब वीडियो सामने आए हैं मारपीट के वीडियो, कुछ होना, आई एग्री, मैं मानता हूँ कि कुछ अगर चीज़ होती है हल्की फुल्की बहस वो होती है, भीड़ में देखने को मिलती है, लेकिन मारपीट के वीडियोस अगर सामने आना तो वो एक सवाल जवाब खड़े करता है कि बड़े नेता मौजूद हैं, शीर्ष नेता मौजूद हैं, तो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि पर खराब हो। गौरव जी देखो, अति उत्साही लोगों का कोई इलाज नहीं है। राजनीति में हर तरह के लोग होते हैं। अब कुछ लोग अगर बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, उनको नहीं मिलता है, तो वो अगर कोई विरोध करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो हरकतें पार्टी इस करते पर हैं, क्या एक्शन तो लेती है फिर। इसको आप पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारी पार्टी निश्चित रूप से एक अनुशासनात्मक पार्टी है। हमने इसका संज्ञान लिया है, गोविंद डोटासरा जी ने संज्ञान लिया है इस बात का। और निश्चित रूप से जो भी लोग ऐसे न्यूसेंस में पाए गए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको ठीक है, सुनिश्चित कर रहा हूँ। ठीक है हितेन जी, लास्ट क्लोजिंग में एक बार आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मैं तो यही कहना चाह रहा था कि मैंने सारे तथ्यात्मक बात रखी थी, संजय भाई किसी भी चीज का तथ्यात्मक रूप से जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, वो अपनी पार्टी को कवर अप कर वो रहे हैं, आपको उनका लगता है काम सर, है। मैंने अपना जवाब दे दिया अच्छे से, वो आपको लगता कहाँ है। दिया आपने, कहाँ दिया जवाब भाई, हर बात आपने का किसी जवाब, चीज का हर जवाब बात का नहीं दिया। जवाब, हर बात का जवाब ठीक है दिया चलो, सर। अब ठीक है अब मैं वो तो बात। नहीं बोल चलिए, सकता जो बहुत आप बहुत सुनना शुक्रिया चाहते हैं। आपका संजय जी और हितेन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अंता के अंदर जो बम्पर वोटिंग हुई है उसको लेकर के किससे फ़ायदा हुआ किससे नहीं है 14 नवंबर को पता लगेगा, जब वोटों की काउंटिंग की जाएगी और शाम तक रिजल्ट निकल कर सामने आएगा और ये पता लगेगा कि आखिर अंता का किंग कौन बना है। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।